तो यस बैंक की बात करें, यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक तरफ तो यस बैंक के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज है, यस बैंक जल्द ही लार्ज कैप इंडेक्स में शामिल हो सकता है। दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने यस बैंक के पेमेंट को डिफॉल्ट कर दिया है, यानी जो कर्ज चुकाना था वो चुका नहीं पाए। तो इन दोनों खबरों को हम अच्छे से समझेंगे। और दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर को लेकर दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से इंडियन बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ यहाँ पे संभावना व्यक्त की गई है, क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। और एक्सिस बैंक की तरफ से भी पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर कोई आगाही की गई है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे अगर आप देखें तो कल हमने अच्छी तेजी देखी थी यस बैंक के स्टॉक में। यस बैंक इस समय एक तरह से देखें तो कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लॉक इन पीरियड खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे एक नई ट्रिगर का इंतजार है, और वो ट्रिगर मिल सकता है क्वार्टर 4 से, जो जल्दी हमारे सामने क्वार्टर 4 होगा। और अगर क्वार्टर 4 बेहतर रहा तो फिर एक तेजी का दौर भी शुरू हो सकता है। वैसे यस बैंक में इस समय खरीदारी का मौका तो बन ही रहा है, काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है, बड़ी डील भी हो रही है, लगातार वॉल्यूम में टॉपर बना हुआ है। तो क्या इस समय यस बैंक में निवेश करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम कल के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 15.40 पर रही, जहाँ पे 2.33% की तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी रही, और ये अच्छी बात है कि इसकी क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ ही रही है, यानी तेज़ी और देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 95% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये वो दौर था जब राणा कपूर का कब्जा था यस बैंक पे, और राणा कपूर ने पूरी तरह से डुबाई यस बैंक को। 3 ईयर के हिसाब से भी 36% का नेगेटिव रिटर्न है, और ये उस समय का दौर है जब शुरुआत हुई थी यस बैंक की नई, और इसका जो कारोबार है जो सौंपा गया था एसबीआई के हाथों में। 1 ईयर के हिसाब से अच्छा खासा 21% का पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक फिर से नीचे आया, 30% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक आपको पता होगा 24 तक चला गया था, उसके बाद में नीचे आया। 1 मंथ के हिसाब से भी लगभग 8.90% की, यानी लगभग 9% की गिरावट है, लेकिन 1 डे के हिसाब से लगभग 2% की तेजी है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है, यस बैंक इस बार AMFI की लार्ज कैप लिस्ट में शामिल हो सकता है, और इसकी प्रबल संभावना बन चुकी है। तो आप देख सकते हो यस बैंक के साथ में JSPL इस लिस्ट के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा नायका और जोमेटो है जो इस लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो MFI अपने सेमी एनुअल इंडेक्स की यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिव्यू करेंगे 1 जुलाई में होगा ये रिव्यू, और इसमें कुछ स्टॉक है जो एंट्री करेंगे और कुछ स्टॉक है जो इसमें से लिस्ट में से मिड कैप में चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन लगाया नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से, जिसमें यस बैंक, जिंदाल स्टील्स एंड पावर, कैनरा बैंक, IDBI बैंक, TVS मोटर, ये सारे के सारे हैं जो इस बार लार्ज कैप में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ जो ये इंडेक्स है, ये इनकी जो रैंक है वो इस समय अगर आप देखें तो 106 से लेके 120 के आसपास है, जो आने वाले समय 6 मंथ के एवरेज अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इसमें जो प्रबल संभावना है कि यस बैंक इस समय लार्ज कैप में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो टाटा एलेक्सी, FSN ई कॉमर्स यानी नायका, JSW एनर्जी, पेज इंडस्ट्रीज, इंडस टावर और जोमेटो, ये ऐसे इंडेक्स है जो फिलहाल लार्ज कैप में है, लेकिन इनके जो मार्केट कैप में गिरावट हुई है और इस वजह से ये लार्ज कैप से मिड कैप की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है कि यस बैंक और AMFI की लिस्ट में अगर लार्ज कैप में शामिल हो जाते हैं तो इसके बिजनेस में वृद्धि होगी, क्योंकि आपको पता होगा म्यूचुअल फंड की जो लिस्ट होती है उसके हिसाब से निवेश होता है। तो काफ़ी म्यूचुअल फंड है जो सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो सिर्फ लार्ज कैप इंडेक्स में ही निवेश करते हैं, और उनका निवेश इस समय यस बैंक में नहीं आता क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जैसे ही लार्ज कैप में शामिल होंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े म्यूचुअल फंड है जो इसमें एक बड़ी खरीदारी शुरू करेंगे, तो यस बैंक में प्राइस बढ़ने की संभावना भी बनेगी। और एक तरह से एक लार्ज कैप का आपको टैग लगना ही यस बैंक के लिए काफ़ी बड़ी एक अचीवमेंट हो जाएगी। तो एक तरह से देखें तो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है यस बैंक के लिए इस समय। वैसे आप देख सकते हो ये सिर्फ प्रेडिक्शन है नोमा की तरफ से, अब जो फाइनल लिस्ट है वो तो जुलाई में पता चलेगी क्या यस बैंक इसमें शामिल होगा, लेकिन संभावना सबसे ज़्यादा है यस बैंक में अब इस समय लार्ज कैप लिस्ट में आने में। यहाँ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एक तरह से देखें तो ये बैड न्यूज है। रिलायंस पावर ने यहाँ पे यस बैंक का जो कर्ज है उसको डिफॉल्ट कर दिया है, यानी यहाँ पे कर्ज की रकम चुकानी थी लेकिन वो चुका नहीं पाए, और इसके पीछे भी वजह है, इन्होंने कैनरा बैंक और JC फ्लावर्स का सारा कर्ज चुका दिया, 1 टाइम सेटलमेंट कर लिया है, और इस वजह से इन्होंने यस बैंक और DBS बैंक के कर्ज को रोक दिया, यानी जो इनकी किस्त चुकानी थी वो चुका नहीं पाए। और इसके पीछे वजह भी ये रह सकते हैं रणनीति की आने वाले समय यानी नेक्स्ट क्वार्टर के टाइम में अगर आप देखें या फिर 1 या 2 महीने के बाद देखें तो रिलायंस पावर का ये इस समय आकलन होगा कि उनका यस बैंक और DBS बैंक का भी कर्ज 1 टाइम सेटलमेंट के तौर पूरा का पूरा चुका देंगे। तो हो सकता है कि आने वाले समय पूरा कर्ज आपको चुका यहाँ पे निपटारा होते हुए दिखाई दे, लेकिन इस समय देखें तो यस बैंक का जो भी इस समय जो किस्त थी उसको डिफ़ॉल्ट कर गए।
तो यहाँ पे यस बैंक की कितनी रकम बन रही थी जिसको डिफ़ॉल्ट किए, उसकी अभी फिलहाल ही तो रिव्यू के अंदर है, लेकिन डीबीएस बैंक का करीब 1.18 करोड़ रुपये चुकाना था, लेकिन इन्होंने चुकाया नहीं है। और आप ये देख सकते हो कि इस समय टोटल जो डीबीएस बैंक का है 110 करोड़ रुपये का इन्होंने कर्ज लिया हुआ है 6.50 ईयर्स के हिसाब से, यानी 6.5 साल के टेन्योर के हिसाब से 12.5% का इसका टोटल इनका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चुकाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से रिलायंस पावर ने 2 कंपनियों का, जिसमें जेसी फ्लावर्स और यहाँ पे कैनरा बैंक शामिल है, उनका पूरा कर चुका है, तो अगली बार हो सकता है यस बैंक का भी वो कर चुका दे और एक बड़े टेंशन से निपटारा मिल जाए। वैसे यस बैंक की बात करें तो ये फंडामेंटली बहुत मजबूत हो चुकी है। अगर आप देखें मार्केट कैप तो 44,139 के बीच के आसपास है इस समय, करंट प्राइस 15.40 की है, लो 12 रुपीज़ का और हाई 24 का है, यानी निचले लेवल से स्टॉक दोगुना भी होता, लेकिन फिर करेक्शन शुरू हुआ। स्टॉक का 50 रुपीज़ है, बुक वैल्यू इसकी 13.50 की है, यानी अपने बुक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक है। आरओसी इसका 4.96% है और आरओई 3.21% है और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने आगाही की है कि इस बार जो फाइनेंशियल 2024 के लिए इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.3% रह सकती है, यानी ग्रोथ में गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 अप्रैल से जो नया साल शुरू हुआ इसमें जो ग्रोथ है वो 6.3% के आसपास रह सकती है, जो पहले 6.6% के आसपास पे प्रिडिक्ट की गई थी। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी, अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ थी वो 4.4% के आसपास रखी गई थी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, लेकिन अगर डाउन देखें तो 11.2% रही है पिछले साल के मुकाबले। देख सकते हो कि इन्फ्लेशन की वजह से लगातार सेंट्रल बैंक ने जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, करीब 250 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की मई में, जो इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है और ग्रोथ रेट है जो नीचे आती हुई दिखाई देगी और स्लो डाउन भी संभावना दिख रही है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जिस तरह से लगातार जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है और इनकम है वो स्लो हो रही है, उसकी वजह से आने वाले समय ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ी बात है कि जो गवर्नमेंट कंजम्पशन जो प्रोजेक्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अभी इस समय स्लो डाउन दिखाई दे रहा है और पेंडेमिक के बाद में देखें तो एक तरह से जो लगातार इस समय जो ग्रोथ की जो डिमांड थी उस हिसाब से उस संभावना को पूरा नहीं किया जा रहा है और इस वजह से वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आने वाले समय में जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया उसमें उनका कहना है कि जो ग्रोथ है वो 6.5% के आसपास रहेगी 2023 से 24 के बीच में। और आरबीआई की तरफ से जो यहाँ पे ग्रोथ के लिए जो प्रोजेक्ट किया गया 6.4% के आसपास रह सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई के जो प्रोजेक्शन है उसके और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुकाबले यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है उनकी तरफ से ग्रोथ और थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। वैसे एस&पी ग्लोबल की तरफ से जो रेटिंग दी गई थी उनका कहना था कि 6.9% के आसपास रह सकती है। तो ये तो आने वाला समय देखने को मिलेगा कि क्या स्लो डाउन आता है इकोनॉमी में। वैसे एक्सिस बैंक की तरफ से जो उनके सीईओ है अमिताभ चौधरी, उनका कहना है कि आने वाले समय हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी उसमें स्लो डाउन आ सकता है और इसके वजह से जो लगातार रेपो रेट भी बढ़ाई गई है और जिस तरह से डिमांड है वो कम हो रही है उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है निगेटिव। तो क्या आने वाले समय वाकई में स्लो डाउन आएगा? सबसे बड़ी बात है कि रिजर्व बैंक इंडिया इस बार वापस अपनी मीटिंग करने जा रही है। रेपो रेट अगर बदलाव होता है, इस इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में बदलाव होता है, 25 बेसिस पॉइंट की अगर वृद्धि होती है तो उसकी वजह से प्राइस हाइक की वजह से और स्लो डाउन की संभावना बन जाएगी, क्योंकि लगातार आप देखें तो ब्याज बढ़ाई है और इसकी वजह से लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो भी कम हो रही है। तो देखना होगा कि क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप देखें तो जिस तरह से यूएस में एक के बाद एक बैंक डूबने का सिलसिला शुरू हुआ और वो यूरोपियन कंट्री तक चला गया, वैसी संभावना इंडिया में नहीं है, क्योंकि इंडिया में देखें तो पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि लगातार एनपीए भी कम हो रहा है और बैंकों की फाइनेंशियल सेहत सुधर रही है, उनकी बैलेंस शीट अच्छी हो रही है। तो ये जो सारी बातें ये साबित करती है कि बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है और यहाँ पे आने वाले समय प्रॉब्लम कम होगी, लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन जरूर हो सकता है और इसी वजह से आने वाले समय बाजार पे भी कुछ निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस समय बैंकिंग शेयर वैसे भी खरीदारी के लिए अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनमें बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, तो ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं। तो अच्छे स्टॉक में बैंकिंग शेयरों में निवेश की सलाह तो इस समय बन रही है, जिसमें यस बैंक शामिल है। यस बैंक में इस समय निवेश किया जा सकता है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।